अगर गूगल करें तो आपको पता चल जाएगा कि बच्चों का सुसाइड रेशियो कितना ज़्यादा है। बच्चे केवल और केवल पढ़ाई के चक्कर में सुसाइड कर ले रहे हैं। अपनी लाइफ को लोग एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। कई पेरेंट्स तो बड़ा हो जाएगा तो अपने आप डिसीजन अपने आप ले लेगा, उसको इतना फ्री भी कर देते हैं कि जो मर्जी आए वो कर लेगा, जो उसको समझ में आए वो करे। उसको खुद नहीं पता। हनुमान जी के पास बहुत पावर थी, लेकिन उन पावर्स का यूज़ कर पाने के लिए उनको साफ मिला था कि वो पावर का यूज़ नहीं कर पाएंगे। जब उनको कोई याद दिलाएगा तभी उसका वो यूज़ कर पाएंगे। तो जामवन जी थे, जब उन्होंने समुद्र को पार करना था, लंका जाना था, तो उन्होंने याद दिलाया था जामवन जी ने कि आपके पास इतनी शक्ति है कि समुद्र को क्या, आप ऐसे कई समुद्र एक सांस में पार कर सकते हो, एक छलांग में पार कर सकते हो। आप अपना हाथ ऐसे करिए, इसको क्लॉकवाइज घुमाइए, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, लेफ्ट हैंड। अब हम दोनों को एक साथ घुमाएंगे, लेफ्ट और राइट, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, ऐसे करके। मैंने सुना है आप काफ़ी नई नई टेक्नोलॉजीज़ को आजकल इंट्रोड्यूस कर रहे हो, और मैं भी अपने लाइफ काफ़ी स्टूडेंट्स और काफ़ी लोगों को देख रहा हूँ जो आगे की स्ट्रीम को देख काफ़ी परेशान रहते हैं, अपने आगे करियर को लेके काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। बहुत ही हाल फिलहाल में अभी हाई स्कूल इंटर के बच्चे हैं जो काफ़ी थोड़ा सा परेशान रहते हैं कि आगे वो किस फील्ड में जाएं या किस स्ट्रीम में जाएं। तो मैंने सुना है आप काफ़ी उस चीज़ों को लेके टेक्नोलॉजी बेसिस पे आप काफ़ी आगे कुछ कर रहे हो इसमें, तो जी एक्सप्लेन करेंगे आप इससे रिलेटेड? जी प्रशांत जी, बिल्कुल। सबसे पहले धन्यवाद आपका यहाँ बुलाने के लिए। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए बैठे हैं वो बच्चों के करियर के ही बारे में है। और वीडियो आज हम शूट कर रहे हैं वो केवल इस चीज़ को सभी लोगों तक पहुँचाने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत, या कह लीजिए सभी गार्जियंस के लिए बना हुआ है कि बच्चों के लिए कौन सी स्ट्रीम सिलेक्शन होना चाहिए कि इससे वो करियर बना पाएँ। पढ़ाई तो वो अपनी जगह कर ही रहे हैं, रिजल्ट्स भी अच्छे ला रहे हैं, लेकिन बशर्ते वो करियर चूज़ करने में कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं। अगर सही बोलें तो अगर हमने सही समय पर बच्चों का करियर उनके हिसाब से डिज़ाइन करा दिया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कराया, विश्वास मानिए अंधेरे में तीर चलाने जैसा होता है। बेसिकली आप बोल रहे हो करियर से पहले जो एक स्ट्रीम होती है उसमें भी बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। बिल्कुल है। जहाँ तक देखा जाए तो स्ट्रीम सिलेक्शन इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बेस ऑफ द करियर। बिल्कुल। अगर वो सही समय पर सही डिसीजन अगर आपने नहीं लिया तो अंधेरे में तीर चलाते रहेंगे। लग गया तो ठीक है, नहीं लग गया तो शायद फिर आप ट्राई कर रहे हैं, टेस्ट एंड ट्रायल पीरियड में घूमते रहेंगे। इसमें होगा क्या, आप अपना समय वेस्ट करेंगे और पेरेंट्स का, गार्जियन का मनी वेस्ट होता है। और बच्चा उस एज में जब पहुंच जाता है, शायद 25-30 साल की एज में, वो अभी भी बैठा हुआ है, यार समझ में नहीं आ रहा क्या करें, क्योंकि समझने वाली एज तो निकल गई। क्योंकि 5 से 10 साल या 18 साल तक की एज होती है जहाँ सीखते हैं, और उसके बाद फिर बच्चा सिखाना शुरू कर देता है। वो एक एज होती है 18 साल के बच्चे सब अब पेरेंट्स से सुनते नहीं हैं, क्योंकि वो उस समय शायद वो सब सीख चुके हैं। अगर हमने उस सिखाने वाली एज में बच्चों को सही समय पर सही चीज़ें नहीं सिखा पाई तो शायद वो कहीं ना कहीं अपने करियर से पीछे हट जाएंगे। तो वो उन चीज़ों को मैनेज कराने के लिए आज टेक्नोलॉजी है हमारे पास। चाइना जापान में काफ़ी टाइम से यूज़ हो रहा है, स्कूलों में, कॉलेजेस में, यहाँ तक कि बहुत अंडर एज में ही वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके सही करियर को दिशा बिल्कुल देने का प्रयास करते हैं। तो वो हमारे वो नहीं है, हमारे पास है, लेकिन अवेयरनेस नहीं है, लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। या कह लीजिए कि शायद कहीं आया गया सुना, इग्नोर कर दिया, उन चीज़ों को प्रयास नहीं किया उसके बारे में जाने, पहचाने और उसको अडॉप्ट करें। शायद ये एक, मैं कहूँगा कि मेडिकल लाइन में जिस तरह से टीका लगता है, जिसको आप वैक्सीनेशन कहते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? इसलिए कि हमें भविष्य में किसी तरह की आने वाली बीमारियों से हम बचाव कर पाएँ। ये टेस्ट उसी की तरह से है। हम उसका फ़ायदा नुकसान अगर हम देखेंगे तब तो हम लगवाएंगे क्यों भाई? बीमारी जब होगी तब लगवाएंगे तो फ़ायदा क्या? हम इसलिए पहले से प्रिकॉशन के बेसिस पे लगवा लेते हैं। तो ये टेस्ट वही प्रिकॉशन है। आपको ज़रूरत है नहीं है, लेकिन करा फिर भी सकते हैं ना। उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना इसलिए ज़रूरी है, आपको एक आइडिया लग जाएगा। बिल्कुल है, हमारा क्लियर हो जाएगा। हाँ वो भी है। और बाकी बात ये भी आती है ना कि समय आपके पास लिमिटेड है, और उस समय का अगर यूटिलाइजेशन समय पर नहीं किया, समय हाथ से निकल जाएगा और लाइफ स्पॉइल हो जाएगी अगर नहीं बना पाए तो। इसलिए हम लोग बात करते हैं कि उस टेक्नोलॉजी को एक बार
पहचानिए, समझिए और 95% एक्यूरेसी के साथ वो रिजल्ट आता है। आपके करियर के बारे में 95% की एक्यूरेट आपके ब्रेन के बारे में बताता है, एक्चुअली पर्सनैलिटी, और उसमें कई सारी चीज़ें आती हैं। आपका पढ़ाई कैसा हो, एक्वायरिंग मेथड कैसा हो, लर्निंग पैटर्न क्या होगा, आपका मेंटल स्टेटस। हमारे जो, अगर मैं थोड़ा सा उसमें डिस्क्राइब करूँ अबाउट टू ब्रेन, हमारा ब्रेन 2 पार्ट में डिवाइड है, लेफ्ट और राइट। दोनों तरफ हमारे 4 लोब्स हैं, ठीक है। वो 4 लोब्स, फ्रंटल होता है, पैराइटल होता है, टेम्परल होता है, ओसिपिटल होता है। फ्रंटल के हमारे 2 पार्ट होते हैं, प्री और पोस्ट में कैटेगराइज होता है। 4 लोब्स वन साइड, 4 लोब्स सेकंड टाइप, यानी लेफ्ट एंड राइट। और ये चारों के चारों में न्यूरॉन्स ट्रैवल करते हैं जो डेटा को लेके जाते हैं, यानी कि बॉडी से कोऑर्डिनेट कराते हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन माइंड के थ्रू जाती है उसी न्यूरॉन्स के थ्रू जाती है। न्यूरॉन्स की नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कितने हैं उस पर डिपेंड करता है वो कितना फास्ट काम कर रहे हैं। टाइम डिले नहीं होता। टाइम डिले इन द सेंस, आप किसी, ये चीज़ बहुत फैक्ट है कि कोई भी व्यक्ति जो ब्रेन जिसके पास है वो किसी भी तरह का काम कर सकता है, लेकिन वो काम कर नहीं पाता है। अगर हम बात कहें किसी काम को करना है, डॉक्टर काम इंजीनियर कर ले, इंजीनियर काम डॉक्टर कर ले, तो शायद बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि किया नहीं जा सकता। लेकिन बशर्ते उतनी पढ़ाई वो भी है, वो कम समय पर कर ले तो शायद दोनों चीज़ें कर ले। लेकिन अगर वो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग हर चीज़ के लिए नहीं बने हुए हैं, हम लोग किसी एक स्पेशल चीज़ के लिए बने हुए हैं, वो पहचानना बहुत जरूरी है। वो स्पेशल चीज़ हमारी क्या है। हम एक अच्छे टीचर बन सकते हैं तो हम अच्छे टीचर्स के लिए प्रयास करें, अगर अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं तो इंजीनियर के लिए प्रयास करें, अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं तो डॉक्टर के लिए प्रयास करें, अच्छे लॉयर बन सकते हैं तो लॉयर के लिए प्रयास करें हम। लेकिन हमारी क्या है, हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम इस चीज़ के बारे में कोई बात नहीं करता। वो बात सिर्फ एक जनरल बात करता है, पढ़ाइए, पढ़ाने के बाद शायद ग्रेजुएशन कर लेने के बाद लोगों को पता नहीं होता हम करना क्या है। हमारे पास बच्चे आते हैं बहुत परेशान रहते हैं, मास्टर कर लिया फिर भी बैठे हुए हैं, क्या करें समझ में नहीं आ रहा। पढ़ाई तो हो गई, अच्छे नंबर भी हैं, फर्स्ट डिवीजन से या कह लीजिए 80-90% लेकर बैठे हुए, लेकिन उस क्वालिफिकेशन का क्या फ़ायदा। ऐसे क्वालिफिकेशन का कोई फ़ायदा ही नहीं है जिसमें कि आप करियर के बारे में क्वेश्चन मार्क लेके खड़े हुए। उसी क्वेश्चन मार्क को हम केवल क्वेश्चन मार्क ना रह जाए, उसमें कुछ सोल्यूशन मिल जाए, उसके लिए हम लोग टेस्ट कराते हैं। और बाकी माइंड के बारे में थोड़ा सा और बता दें, जो हमने लोब्स के बारे में बात की है, लेफ्ट एंड राइट 4 तरह के लोब्स हैं। जो हमारा फ्रंटल होता है, सबसे आगे का पार्ट होता है, इसमें हमारे जो होते हैं उसमें लॉजिक्स होते हैं, रीजनिंग्स होते हैं, वो पार्ट को कवर करता है लेफ्ट ब्रेन। और उसी के पीछे जस्ट ये प्री पार्ट होता है, पोस्ट पार्ट, फ्रंटल का ही पोस्ट पार्ट, ये बात बताता है आपका माइंड एनालिटिकल कैसा है, कैलकुलेशंस आप कैसे कर पाते हो। दोनों के अपने बड़े महत्व, क्योंकि अगर ये लोब अच्छा होता है और इसी में आपकी इंटेलिजेंस भी आती है कि आप कितने इंटेलिजेंस है। कोई गलती हो जाती है, आप माथा पीट लेते हैं, माथा क्या पीट लेते हैं, वो फ्रंटल लोब होता है जिसको आप पीट लेते हैं, यार नहीं हुआ, बहुत बेसिकली हम लोग ऐसा करते हैं। तो ये पार्ट है। और हमारे पास राइट ब्रेन में ही सेम लोब्स होते हैं जो इंट्रापर्सनल को डिफाइन करते हैं, ठीक है। उसमें विजुअल पार्ट आता है। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल 2 अलग अलग तरह कैटेगरीज होती हैं। इंट्रापर्सनल अपने सेल्फ के लिए आप कैसे हैं, इंटरपर्सनल आप दूसरों के सामने कैसे हैं, दूसरों के लिए कैसे हैं। हम राइट ब्रेन के फ्रंटल लोब के बारे में बात कर रहे हैं। तो राइट ब्रेन के फ्रंटल लोब में जो प्री होता है वो आपके डिसीजंस को, या कह सकते हैं थिंकिंग आप सोच रहे हैं। देखिए जब भी हम कोई भी पढ़ते भी हैं ना, तो हम एक अपने आप सोच में चले जाते हैं। सोच का मतलब आप अपने दिमाग में एक इमेज और वीडियो बनाने लगते हैं। वो कितने एक्यूरेट हो रहे हैं, आप थ्योरी पढ़ रहे हैं या किसी से सुन रहे हैं, उसकी एग्जैक्ट वीडियो बन रहे हैं कि नहीं बन रहा है, इमेजेस क्लियर हो रही है कि, अगर ये चीज़ क्लियर हो रही है मतलब माइंड आपका साथ है, बढ़िया है। जो चीज़ आप याद करना चाहते हैं, आपको जो बताया जा रहा है वो समझ में आ रहा है। बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता और फिर भी हम लोग उसी तरीके से उसको पढ़ाते लगते हैं और कहते हैं लड़का बेकार है, पढ़ नहीं पाता। ऐसा नहीं है कि उसको नहीं आता, बशर्ते है उसका वो लोग थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन दूसरा कोई लोग अच्छा हो सकता है जिसके थ्रू हम उसको समझा सकते हैं। अभी हम आगे बात करेंगे हमारे दूसरे लोग के बारे में, तो उसमें ये चीज़ है, फ़र्क पड़ता है। तो हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा, पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, पढ़ाने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। हमारे स्कूल वगैरह में सिर्फ एक ही पैटर्न चलता है, विजुअल और ऑडिटरी की तरह पढ़ाते हैं, काइनेस्थेटिक तो अब आने लगा है। पिछले कुछ सालों से एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंजेस हुए हैं, तो काइनेस्थेटिक मोड में पढ़ाई जाने लगा है। क्लासेस में डिजिटल पैनल लग गए हैं, या कह लीजिए कि हमारे पास कुछ टॉयज़ की मदद से या प्रैक्टिकल चीज़ों की मदद से क्लासरूम में ही हम उसको सिखा पाते हैं, या विजुअल के अलावा हम लोग प्रैक्टिकल करा के दिखा पा सकते हैं।
बहुत सारे बच्चे हमारे अलग मोड के होते हैं जिसको हम काइनेस्थेटिक मोड करते हैं। अभी हम बात करेंगे काइनेस्थेटिक मोड क्या होता है। तो काइनेस्थेटिक मोड के बच्चों में ये खासियत होती है कि वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर जाते हैं, लेकिन क्लास में वो शायद उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो विजुअल और ऑडिटरी की तरह आप पढ़ा रहे हैं, उसको चाहिए प्रैक्टिकल करके सिखाइए तो हम जल्दी समझ जाएंगे, लेकिन उसको हम सिखा ही नहीं पा रहे और क्लास में सबसे पीछे बैठता है, सबको सबसे भोंदू बच्चा बोला जाता है, लेकिन उसको पर्सनल अटेंशन देना पड़ता है। वो पर्सनल अटेंशन चाहिए, प्रैक्टिकल चाहिए, आप उसको दिखाइए, वो उन बच्चों से ज़्यादा अच्छा कामयाब हो जाएगा। क्योंकि ये बच्चे नंबर तो अच्छे ले आएंगे, हो सकता है उसके अच्छे नंबर ना आए, लेकिन जब अपनी लाइफ में दौड़ेगा तो ये ज़्यादा अच्छी तरह से दौड़ पाएगा और अच्छे करियर के लिए अपने आप बढ़ जाएगा। लेकिन इन लोगों को स्ट्रगल करना पड़ जाएगा, और ऐसे मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और इसकी बात है, आप अपने सराउंडिंग में भी घूम के देखिएगा, बच्चों के पास डिग्रियाँ हैं। कई बच्चे के पास बीटेक की डिग्री है, एमबीए की डिग्री है, बीएड की डिग्री है, और शायद बैंक में जॉब कर रहे हैं, और बैंक की जॉब करते हुए भी सेटिस्फाई नहीं है। क्यों? इसीलिए क्योंकि और उन्होंने वो जो पढ़ाई है, वो जो स्टडी की है, पढ़ाई की है, किसी को गोल सेंट्रिक होकर नहीं की है। हमारे पूरा एजुकेशन सिस्टम में केवल और केवल एक ही चीज़ सिखाई जाती है, नौकरी करना। अगर आपने नौकरी के लिए पढ़ाई की है तो नौकरी नहीं मिली तो क्या? आपके पास ऑप्शन ही नहीं, और नौकरी मिलेगी किस फील्ड में मिलेगी, ये भी तो एक क्वेश्चन है। लेकिन उसको आप कैसे अपने आप में कैसे सॉल्व कर पाओगे? कर ही नहीं पाओगे। उसके लिए आपको हेल्प की जरूरत पड़ेगी। फिर आप काउंसलर्स के पास जाएंगे, फिर आप कोई ऐसा कोर्स ढूंढेंगे, यार इसके थ्रू हम कुछ कर लें, फिर आप आगे स्टडी में। अब ये सब करते करते आपका टाइम निकला जा रहा है। जिस एज में आप सेटल हो जाने चाहिए, उस एज में आज भी आप क्वेश्चन मार्क लेके घूम रहे हैं कि क्या करें क्या करें क्या करें, किस फील्ड में जाएं। इसीलिए टेस्ट बहुत जरूरी है। आपको अगर ये पता चल जाए कि यार हम मेडिकल लाइन में अच्छा कोर्स कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप डॉक्टर ही बन जाए। मेडिकल लाइन का मतलब ये नहीं है कि आप डॉक्टर ही बन जाए, उसमें बहुत सारे अलग अलग हैं। फार्मासिस्ट बन सकते हैं, या फिर नर्सिंग का आपका कोर्स होता है, या इसके अलावा कुछ छोटे बड़े कोर्सेज मेडिकल लाइन में बहुत सारे हैं। स्कोप काफ़ी कुछ है, लेकिन आप उस स्कोप की तरफ जा ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपने मैथ साइड ले लिया। आपको पहले पता नहीं था, आपका दोस्त ले रहा था, आपने ले लिया। उसके साथ बैठने के लिए या उसके साथ एंजॉय करने के लिए आपने उसके साथ बैठ गए। आज तो बैठ गए, लेकिन आगे आने वाले समय में वो चीज़ें आपके साथ हो नहीं रही हैं, क्योंकि आपको मैथ समझ में नहीं आ रही, उतना आप बढ़ा नहीं पा रहे हैं। आपको जाना किसी और फील्ड में था, चले गए किसी और फील्ड में। या बात करें अदर्स, और भी कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे भी हम दूसरों की वजह से अपने आप को डाइवर्ट कर लेते हैं। शायद उसका माइंड अच्छा है, वो अपने कर सकता था, लेकिन हम दूसरों को देख करके वो जो चीज़ें होती हैं वो बहुत गलत हो जाती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं, गाइड करने का प्रयास करते हैं कि आप लोग एक गोल बनाएं। वो गोल बनाने के लिए एक टेस्ट बहुत जरूरी है। उसमें एक पूरी तरह से क्लियर होता है कि आप इस फील्ड में जाएंगे तो आपके लिए अच्छा हो सकता है। अगर आप अच्छा बोल सकते हैं, आपका वर्बल बहुत अच्छा है, तो आपको मास कम्युनिकेशन में चले जाइए, आप पॉलिटिक्स में चले जाइए। ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे मार्केटिंग सेल्स वाले होते हैं, बहुत अच्छा फील्ड है, बहुत ग्रो कर पाते हैं। तो ऐसे कहने का मतलब है, ये बात पहले पता होनी चाहिए कि आप किस चीज़ के लिए बने हैं, उसको फाइंड आउट करना है। अभी हम और बात कर लेते हैं हमने नेक्स्ट लोब की, जो कि पैराइटल लोब बोला जाता है। या कह लीजिए कि ये लोब इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर ये लोब अगर अच्छा है, इसका परसेंटेज अच्छा है, तो लाइफ में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें आती हैं, लेफ्ट और राइट की बात करते हैं, तो उसमें लेफ्ट और राइट के अपने अलग अलग पार्ट है। फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स की बात करते हैं। फाइन मोटर स्किल्स वो होती हैं जो आपकी छोटी इंद्रियों को कवर करती हैं। आपकी बॉडी में जितनी छोटी इंद्रियां हैं उसका परसेंटेज है जो कितना एक्टिवली तरीके से काम कर रही हैं। और ग्रॉस मोटर स्किल्स बड़ी इंद्रियां हैं, जो हाथ पैर, छोटी इंद्रियों में आँख, हाथों की मूवमेंट्स, ये छोटे मूवमेंट्स में आते हैं, या कह लीजिए छोटी इंद्रियों में आते हैं। बड़े मूवमेंट्स हमारा पूरा शरीर है, हाथ पैर दौड़ रहे हैं, तो ये हमारा पूरा। अब इसमें अगर वीक हो गए या परसेंटेज डाउन है तो आप आलसी हो जाएंगे। अगर आप आलसी हो गए तो आप खुद जानते हैं या समझते हैं, अगर कोई आलसी हो गया है वो अपने करियर के बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मिस कर देता है केवल आलसपन की वजह से। करियर खत्म हो जाता है केवल आलस की वजह से। आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, परसों नहीं नरसों करेंगे, वो बढ़ रहा है, दिन खत्म होते जा रहे हैं सही समय पर। अब इसमें ही वही अच्छा है, भले चाहे अदर लोग में शायद कुछ कमी हो सकती है, टाइम लगेगा, लेकिन वो कवर कर लेगा, क्योंकि वो आलस नहीं कर रहा है ना, वो दौड़ के वो चीज़ें मेहनत कर रहा है, उसमें बढ़ रहा है, वो धीरे धीरे स्टेप बढ़ जाएगा। कछुआ की चाल से चलेगा लेकिन टारगेट तक पहुंचेगा। खरगोश आराम कर गया और दौड़ सकता है, नहीं दौड़ गया तो बेकार हो जाएगा। और ये चीज़ें हो रही हैं, डेली लाइफ में हो रही हैं, लेकिन लोग इसको समझ नहीं पाते। अगर ये चीज़ें कमी है, पेरेंट्स अगर समझता है मेरे बच्चे में ये कमी है, तो उसको उस हिसाब से गाइड करेगा, पेरेंटिंग अच्छी करेगा। पेरेंटिंग में बदलाव करने की जरूरत है। हम लोग एक ढर्रे पे चलते रहते हैं, बाप ने कहा नहीं बेटा ये करना है तो करना है, उसका पहले पहचान तो लो किस फील्ड में जाके करने की कंडीशन है। अगर नहीं कंडीशन है तो हम उसको जबरदस्ती क्यों दौड़ा रहे हैं उस फील्ड में, जिस फील्ड में वो उसके लिए बने ही नहीं है, और वो भी प्रेशर में आके कर रहा है। उसको खुद नहीं पता कि हमें क्या करना है, और आप तो उसको गाइड कर रहे हो।
सही गाइड नहीं करोगे तो सीधी सी बात है, कहीं हो सकता है गड्ढा मिले, वो गिर जाएगा, वो निकल ही नहीं पाएगा। आप सहारा चाहे कितना भी देते रहो। तो उन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ये चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाती हैं। इसके अलावा टेम्परल लोब भी बहुत अपने आप में, चारों लोग बहुत अच्छे हैं लेकिन सबकी अपनी भूमिका है। टेम्परल लोब आता है ऑडियो से रिलेटेड। हमारे कानों में जो वाइब्रेशंस या ऑडियो जो जाता है उसको आप कितना अंडरस्टैंड कर पाते हैं। जितना अंडरस्टैंड करेंगे उसके हिसाब से आपकी चीज़ें वर्क करेंगी। आपको कुछ अच्छा सुनाई ना दे, आपको ना सुनने वाला दूर कोई है, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे ना क्या बोल रहा है, क्या समझाने का प्रयास कर रहा है। अगर वो चीज़ बढ़िया है, कितनी बढ़िया है। देखिए यहाँ पे वही चीज़ जो मैंने आपको पहले बताई थी, विजुअल क्लास में पढ़ाया जा रहा है, सुनाया भी जा रहा है, आपने कितनी अच्छी इमेज बना ली। हम सुन तो रहे हैं लेकिन कानों से सिर्फ आवाज़ जा रही है, उसको एनालिसिस नहीं कर पा रहे, तो फिर वो हमारा पिक्चर इमेज फिर नहीं बनेगा। अब यहाँ ये लोग और वहाँ वो लोग दोनों ही पैरेलली काम करेंगे। हमारे कान में आवाज़ जा रही है, हमने विजुअल देखा और क्या इमेज बना ली। अगर इन दोनों में कुछ ना कुछ कमी हुई तो हमारा वीडियो नहीं बनेगा, हमारा याद नहीं हो पाएगा, हम चीज़ें फिर रह जाएंगी, फिर हमारे को समझ में नहीं आएगा, फिर हम बोलेंगे क्या सर नहीं समझ में आया, फिर से बताइए। और ये होता है। अब जहाँ पे हम पूछ लेते हैं, हमारे अंदर स्ट्रेंथ है, हम थोड़ी सी डरते नहीं हैं, तो हम चाहे मुखर होकर के अपने क्वेश्चंस को हम टीचर के सामने रख दें, नहीं तो खुद बच्चे तो बेचारे बोल भी नहीं पाते, टीचर ने दबा के रखा हुआ है, गुस्सा करके रखता है, एक बार को दोबारा पूछा तो डांट देता है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं अगर, तो वो नहीं है। लेकिन अगर किसी के अंदर है, पूछ भी लेगा, दोबारा आंसर ही मिल जाएगा, फिर समझ में आ गया, हो सकता आ जाए, हो सकता है तब भी ना आए, तब क्या करेगा, मतलब है फिर उसको काइनेटिक स्टडी वाला मोड जो मैंने पहले बताया, उस मोड पे जाकर के हमें बच्चों को समझाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपना टेम्परल लोब और फिर और टाइम, सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे कह रहा हूँ बार बार, टाइम बहुत मैनेज करना पड़ता है। टाइम का मतलब है किसी काम को करने में हो सकता है 1 सेकंड लगे, हो सकता है 1 मिनट लगे, हो सकता है 1 दिन लग जाए, हो सकता है 10 दिन लग जाए। अगर किसी ने 1 दिन में 1 मिनट में कर लिया, किसी ने 1 घंटे में कर लिया, किसी ने 1 दिन में कर लिया, तो टाइम है। अगर ये टाइम के समय पर आपने वो चीज़ कर ली तो बढ़िया, आप राजा हैं। अगर समय पर नहीं कर पाए तो फिर हमारी चीज़ें हाथ से निकलने लगती हैं, समय निकलने लगता है और हम लोग उन चीज़ों को अचीव नहीं कर पाते ऑन टाइम। फिर उससे होता क्या है, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, हम लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं, एंजाइटी का शिकार होते हैं और अपने आप में ही एक हीन भावना पैदा होने लगती है, यार हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और ये चीज़ बड़ी ख़राब हो जाती है, क्योंकि अगर हमने ये बिलीव कर लिया कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमारा दिमाग नहीं सही है, या मान लीजिए हम चीज़ें हमसे हो नहीं रही हैं। अभी मैं आपको चौथे लोब के बारे में बता रहा हूँ, ओसिपिटल लोब। ये हमारे विजुअल चीज़ों को देखने की चीज़ों को शक्ति बढ़ाता है, क्योंकि हमारी आंखें ठीक पीछे हमारा ओसिपिटल लोब होता है। तो हम जो देख के चीज़ें समझते हैं, कई बार कोई वीडियो दिखाया जाता है, जैसे कि एनडीए में एक एग्जाम होता है जिसमें कि एक वीडियो दिखाते हैं, उसका स्टोरी बनानी होती है, तो वही चीज़ है। वो उस वीडियो को देख करके उस ऑडियो, अभी हम उल्टा कर रहे थे, अभी हमने आपको बताया था हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं और फिर वीडियो बना रहे हैं, इमेज बना रहे हैं। अब वही वीडियो इमेज हमारे सामने है, उससे हम लोग डेटा एनालिसिस कर रहे हैं। दोनों चीज़ों का कोऑर्डिनेशन है कि हम कैसे निकाल रहे हैं उसमें से डेटा। सभी तरह के अलग अलग माइंड होंगे और अपनी अपनी स्टोरी, सब लोग अलग, हर पर्सन अपनी अपनी स्टोरी निकाल सकता है। कोई कितना डीप में जाके निकाल रहा है, कितना एक्यूरेट निकाल रहा है, कुछ इधर उधर का निकाल रहा है, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या है। तो ये चीज़ें बिल्कुल होती हैं, वो डिपेंड करता है परसेंटेज रेशियो। अब ये चीज़ें, बहुत चीज़ें जानना जरूरी है कि हमारा एट प्रेजेंट इनबॉर्न क्या है। अगर इनबॉर्न में कहीं कुछ कमी है तो हम लोग उसको प्रैक्टिस से बढ़ा सकते हैं। देखिए न्यूरॉन्स, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स तो वही रहते हैं, लेकिन हम लोग उसको क्वांटिटी पे नहीं बढ़ा सकते, लेकिन स्पीड पे हम लोग वेरी कर सकते हैं, काम करा सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं उसकी प्रैक्टिस के बाद। हम लोग मेंटल हेल्थ की इसलिए बात करते हैं, बिल्कुल है। हम, हो सकता है कि आज साइकिल चलाना सीखें तो धीरे धीरे साइकिल चला रहे हैं, जैसे जैसे हम एक्सपीरियंस होते चले जाएंगे, हम अपने उस चीज़ की स्पीड बढ़ाते चले जाएंगे। हो सकता है 1 किलोमीटर जाने में आज हमें 2 मिनट लग रहे हों, या 5 मिनट लग रहे हों, तो हम अगली बार में 4 मिनट पहुंच जाएंगे, और जल्दी करेंगे 3 मिनट पहुंच, और जितनी स्पीड बढ़ा लेंगे। तो ये चीज़ें हैं, ये प्रैक्टिस से आ जाएगी, लेकिन बशर्ते प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस ही नहीं कर पा रहे हैं, फिर मैंने कहा अगर आलसी हैं, प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, तो उन चीज़ों से हमें लड़ना पड़ता है। तो ये चीज़ें, जानकारी जो होना ज़रूरी है। और अपने एटमॉस्फेयर में अगर हमें बच्चों को ये चीज़ें देंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चे करने लग जाएंगे, लेकिन हमें पहले पता तो चले बच्चा हमारा कैसा है। इसलिए वो चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। हमारा इस टेस्ट के थ्रू हमको वो सारी जानकारियाँ मिलती हैं। तो ये हमारे चारों लोब का है। इसमें अभी बहुत कुछ भी है, अभी तो मैंने बहुत छोटे टर्म में बताया है। इसके बारे में बात करने बैठेंगे तो शायद हम 1-2 दिन और लग जाएंगे कि हम लगातार इन चीज़ों में बात करते रह सकते हैं, लेकिन बशर्ते मैंने एक हल्का सा हिंट दिया है। इसमें इसी के कुछ चीज़ों में आता है, जैसे लर्निंग पैटर्न क्या है।
लर्निंग पैटर्न में बच्चे को किस तरह से पढ़ाना है। लोग नॉर्मल तरीके से पढ़ाया, क्लास में पढ़ाते, टीचर और स्कूल में वैसे पढ़ाया जाता है। बच्चा ऑडिटरी है या विजुअल है या कैनेस्थेटिक मोड का है, ये हमें जानना जरूर। हो सकता है तीनों मोड में परफेक्ट हो सकता है किसी एक में बहुत अच्छा हो, बाकी दो में डाउन हो सकता है दो में अच्छा एक में डाउन हो। इन चीज़ों को देखते हुए हम बच्चों को लर्निंग चेंज करनी पड़ती है। किसी चीज़ को अगर किसी मेथड से पढ़ा रहे हैं, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, हमें मेथड चेंज करना पड़ेगा। अगर हमने उसको दिखाया, बोल के बताया, बेटा ये किताब दिखाई, ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ऐसे होता है, उसको नहीं समझ में आ रहा है, फिर हमें विजुअल पे आना पड़ेगा, उसको पिक्चर वगैरह बना के दिखा के समझानी पड़ेगी। शायद तब भी नहीं आ रहा, हमें उसको लैब में ले जाके समझाना पड़ेगा। अगर तीनों ही मोड का इस्तेमाल करेंगे तो ऐसी कोई चीज़ नहीं बच्चों को समझा नहीं पाए। लेकिन बशर्ते हमारे स्कूलों में ये सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं, लैब होती भी है तो पता लगा फैसिलिटी नहीं है या सही ढंग से कोई बताने वाला नहीं है, तो इसकी वजह से बच्चों को समझ में नहीं आ रहा। अच्छे स्कूलों में होता है। हमारे अच्छे स्कूल कितने, बहुत कम है। अगर 10% अच्छे हैं तो 90% तो वही वाले हैं। तो नॉर्मल पढ़ाई हो रही है, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, तो बच्चा खुद में स्ट्रगल कर रहा है। तो इसीलिए करियर का रेशियो बड़ा डाउन हो जाता है, बच्चे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, डिप्रेशन। अब आपको विश्वास नहीं होगा कि आप अगर गूगल करें तो आपको पता चल जाएगा कि बच्चों का सुसाइड रेशियो कितना ज़्यादा है। बच्चे केवल और केवल पढ़ाई के चक्कर में सुसाइड कर रहे हैं, उसके डिप्रेशन में आकर के। हम लोग क्योंकि इतना प्रेशर दे देते हैं बच्चों को कि बच्चे सुसाइड करने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि हम उसके बारे में जान ही नहीं रहे ना, क्योंकि हमने उसको करने का मन कुछ और है और हमने उसको प्रेशर डाल दिया कुछ और करने का। अब बच्चों को हम लोग एंटरटेनमेंट वाले फील्ड में बिल्कुल नहीं भेजना चाहते हैं। म्यूजिक के केस में, चाहे एक्टिंग के केस में नहीं भेजना देना चाहते हैं, जबकि वो अपने उस करियर में शायद कुछ अच्छा कर लें अपने साथ। लेकिन हमारा सोसाइटी इस चीज़ को हर एक कैंडिडेट उधर नहीं जा सकता। और चलिए नहीं भी जा सकता, लेकिन बशर्ते हम जिस फील्ड में काम कराने का प्रयास कर रहे हैं उसमें भी कहाँ वो चीज़ है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। कितने एक्टर्स ऐसे हैं, एक सुशांत सिंह राजपूत का नाम है जो अब हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनका है, वो पहले इंजीनियरिंग में थे, इंजीनियरिंग से निकल करके टीवी में गए, टीवी से निकल के एक्टर। तो ये अपने आप स्किल चूज किया, क्योंकि पेरेंट्स ने तो उसको इंजीनियर बनाने के लिए भेजा ना। महेंद्र सिंह धोनी रेलवे की नौकरी के लिए गार्जियन ने भेजा था, लेकिन क्रिकेट बनने का था। तो कभी कभी ये भी होता है, होता क्या है कि पेरेंट्स तो अपने टर्म से पढ़ाता ही है, उसके बाद फिर डिसीजन जब आप कुछ लायक हो जाते हो, करने की कंडीशन में आते हैं, तो अपने डिसीजन आप खुद लेना सीख जाते हैं। उस समय तक आने तक भी गार्जियन को कुछ ना कुछ हेल्प करनी पड़ती है। अगर वो सही समय पर सही हेल्प कर ली तो बच्चा अर्ली एज में अपने डिसीजन लेकर के अपने लिए कुछ अच्छा कर सकता है। अगर हम उसी में इतनी ज़्यादा एज हो गई कि वो बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा, तो फिर तो लाइफ उसकी ऑटोमेटिकली स्पॉइल हो जाएगी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे उसके लिए। तो इन चीज़ों के लिए बहुत बढ़िया है टेस्ट, और कराना चाहिए। हमारे नीचे नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप उस पर कॉल करके बता भी सकते हैं लोगों को, या वीडियो दिखाएंगे तो नॉलेज पूछने में कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप कम से कम किसी चीज़ के बारे में पूछ तो सकते ही हैं, एक बार कंसल्ट तो कर ही सकते। टेस्ट कराएं ना कराएं, टेस्ट कराने की कंडीशन अलग है। अब ज़्यादा चीज़ों के बारे में जानकारी चाहिए होगी तो टेस्ट कराएंगे ही। और लोग तो कई बार तो ऐसे गार्जियन आते हैं, क्योंकि हल्का सा, मैंने 65 साल तक के लोगों का किया है, 3 साल से लेकर 65 साल के लोगों का किया है, तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि हर एक लोगों को ज़रूरत है। लोगों को मालूम नहीं, रिटायर हो गए उसके बावजूद भी उनको समझ में नहीं आ रहा है यार हमने पूरी ज़िंदगी किस हिसाब से निकाल दी, क्योंकि उनके ऊपर लाइबिलिटीज आ गई। उनके ऊपर लाइबिलिटीज थी, शादी हो गई, अब उनके ऊपर लाइबिलिटीज आ गई, उनको वो पूरी करने के लिए जो भी नौकरी मिली करना है और चल रहे हैं। आज जब वो फ्री हो गए हैं, उस लाइबिलिटी से बाहर हो गए, तब उन्होंने अपने लिए आज सोचना शुरू किया। अपनी लाइफ को लोग एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। एंजॉय क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि वो कर ही नहीं रहे हैं जिसमें वो अपनी लाइफ में एंजॉय कर पाते। वो काम कर रहे हैं जो हमें उनको मजबूरी में मिल गया है, ज़बरदस्ती लेना पड़ गया है, क्योंकि हमारी ज़रूरतें या समय निकला जा रहा है और लाइबिलिटीज हमें करनी है, उसका तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो उन लाइबिलिटीज़ के कारण आदमी अपने प्रेशर में आकर के अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रहा है, एंजॉय तो नहीं कर पा रहा है। अगर कहीं डिप्रेशन, एंजाइटी ऐसी चीज़ें अगर हमारे साथ चारों तरफ दिख रही हैं, हमें लोगों के अंदर नहीं भी देख पा रहे हैं, तो लोगों के चेहरे देख लीजिए, वो परेशान है, सुबह जाते हैं ऑफिस। और ये बात बहुत ज़रूरी भी है कि नौकरी सभी चीज़ों का सोल्यूशन नहीं है, बिजनेस भी है, या अर्निंग के बहुत सारे ऐसे साधन हैं जहाँ पे हम एंजॉय के साथ वो चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन लोग उस तरफ जाना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा पूरा ट्रेडिशन जो चला आ रहा है वो यही है कि नौकरी के लिए पढ़ाई पूरी, सीधे नौकरी। आप दूसरी चीज़ों के बारे में सोचने ही नहीं देना चाहते। हमारी पढ़ाई, अगर सोचिए जिसकी नौकरी नहीं लगी अपनी लाइफ में, वो क्या कर रहा है? वो कुछ कर रहा है क्या? वो जॉब करेगा। अब उसकी जॉब नहीं लगी तो वो क्या करेगा? बिजनेस करेगा। बिजनेस किस फील्ड में करेगा?
फिर नहीं पता, फिर वो टेस्ट एंड ट्रायल पीरियड में चले गए, यार ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, उसमें भी नहीं पता क्या करना है। फिर हमने कहा अगर वो आलसी हुआ तो आप क्या सोच रहे हो वो बिजनेस कर ले जाएगा? बिल्कुल नहीं कर ले जा पाएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फिर कहेगा यार अच्छा आज नहीं छोड़ो तो आप कल से कर लेंगे, कल नहीं परसों से कर लेंगे। तो अब उसके बारे में हमने शुरुआत में उसके लिए प्रयास ही नहीं किया। हमने बताया 5 से 15 साल की एज, 18 साल तक की एज तक जो चीज़ हमने बच्चों को सिखा दी वही उनके लिए पूरी लाइफ काम आने वाली है। धीरे धीरे हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट होता ही है, टेक्नोलॉजी अपडेट होती है, हम भी अपडेट होते हैं, अपडेशन तो चलता है, लेकिन बशर्ते वो जो लाइफ खाली घड़े में जब हम जो चीज़ डाली वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। उस खाली दिमाग में बीज जो डाले हैं वही बीज हमारे वृक्ष बन के हमारे सामने आएंगे भविष्य में। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रख करके गुड पेरेंटिंग करनी है। पेरेंटिंग के लिए हम लोग सिखाते हैं, काउंसलिंग बच्चे की नहीं होती, काउंसलिंग पेरेंट्स की होती है, गार्जियंस की होती है, ताकि वो बच्चे को गाइड कर पाए, क्योंकि वही गाइड है। बच्चों के पास इतना लेवल नहीं है, कुछ बच्चों के पास इनबॉर्न टैलेंट होता है इतना, या कह लीजिए इन टाइम में उसको पता रहता है हमको यही करना है, पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए होता है, पेरेंट्स सपोर्ट कर देते हैं, बच्चा बढ़ जाता है। बहुत सारे एग्जांपल्स, लता मंगेशकर का नाम है, सुना होगा, केवल 3 साल की उम्र में या 5 साल की उम्र में उन्होंने अपना कॉन्सर्ट करना शुरू कर दिया था। पेरेंट्स ने सपोर्ट किया तब तो कर पाए होंगे। सचिन तेंदुलकर कम एज में, 14 साल की एज में या 16 साल की एज में सेलेक्ट हो गए थे, 14 साल की खेलना मतलब सामने आने लगे थे, तो कैसे? पेरेंट्स ने सपोर्ट किया था तब। तो पेरेंट्स कई बार सपोर्ट नहीं करते क्योंकि उनके लिए पढ़ाई ज़्यादा बेटर है, लेकिन अगर सच में अगर वो किसी फील्ड में जा पाते हैं, वो क्योंकि हर कोई सचिन नहीं बन जाएगा, हर कोई लता मंगेशकर नहीं बन जाएगा, लेकिन प्रयास तो करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? बच्चों को क्या डिप्रेशन और एंजाइटी के लिए छोड़ देंगे, या लाइबिलिटी में व्यवस्था डाल देंगे, या उनको ऐसे ही छोड़ देंगे यार जो मर्जी करो? और हाँ, बच्चे कई पेरेंट्स तो बड़ा हो जाएगा तो अपने आप डिसीजन अपने आप ले लेगा, उसको इतना फ्री भी कर देते हैं कि जो मर्जी आए वो कर लेगा, जो उसको समझ में आए वो करे, उसको खुद नहीं पता, वो दोस्तों के चक्कर में अपना करियर उस दोस्त के साथ जैसा वो करे, जबकि ऐसा होता ही नहीं है। मेरे साथ कई सारे एग्जांपल हैं कि बाहर कोई विदेश में जॉब कर रहा है, उसने इंजीनियरिंग कर लिया, MBA कर लिया, बाहर जॉब सेलेक्ट हो गया है या कहीं जॉब करने लगा किसी MNC में, तो उसको देख कर के यार ये कर लेने के बाद यहाँ जाने को मिलता है। तो ये सभी के साथ नहीं हो सकता, उसका अपना अलग माइंड था, उसका थॉट सर्कल अलग था, उसका पूरा लोग अलग थे, उसकी कैटेगरी अलग थी, उसने किया, बढ़ गया आगे। हम उसके पीछे चलना चाहते, हो सकता ना चाहता, क्योंकि हमारा शायद कुछ और किसी ने लिखा हो। तो उन चीज़ों को जानना पहचानना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसमें क्या जो आप नई टेक्नोलॉजी है जो ला रहे हो, इस टेक्नोलॉजी में क्या हमारा जो IQ होता है इसके बारे में भी कुछ पता लग सकता है? हाँ बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारे क्वेश्चन होते हैं ये IQ उसी का ही होता है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन बोलते हैं इसको। इस IQ के अलावा भी 3 क्वेश्चन और भी होते हैं। लोगों को शायद जानकारी नहीं होती है कि हम IQ की नॉर्मल बात करते हैं और IQ के बारे में बात करते हैं, बाकी 3 क्वेश्चन और भी होते हैं, उसके बारे में डिस्कस नहीं हो पाता या इंटेलिजेंट मालूम नहीं होती, जानकारी का अभाव रहता है। 3 क्वेश्चन और भी होते हैं, मैं चारों के बारे में बताता हूँ। IQ लेवल तो नॉर्मल होता है, हम लोग इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं, जो मैंने फ्रंटल लोब के बारे में बताया है, तो उसी की कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बारे में IQ, बाकी चीज़ों के बारे में भी है। अगर जैसे हम बात करें, हमारा एक इमोशनल क्वेश्चन होता है, EQ बोलते हैं। इमोशनल क्वेश्चन होता है बच्चों का या किसी का भी, इमोशनल सभी के अंदर होगा। वो क्वेश्चन काम करता है इमोशनली, किसी से हार्ट टचिंग, आप पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप भाई बहनों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर कम है तब ये सारे जो अटैचमेंट है शायद थोड़ा कम होंगे, ये दूरियां बढ़ा देंगे। अगर कम हुआ तो रिश्तों में दरारें आएंगी। एक की तरफ से हो सकता है, दोनों की तरफ से भी हो सकता है। EQ का अपना एक बड़ा महत्व है, और ये कह लीजिए कि ये इंटरपर्सनल के बिहेवियर की बात करें तो वहाँ पे बहुत बड़ा मैटर करता है। जब हम सोसाइटी के बीच में रहते हैं तब यहाँ पे EQ बहुत मैटर करता है। आप दोस्ती कैसी है, दोस्तों के बीच में आप कैसे उठ बैठ रहे हो, बातचीत कर रहे हो, तो यहाँ के EQ का अपना एक बहुत बड़ा रोल है, खासतौर से सामाजिक टर्म में, क्योंकि हम घर में एक नॉर्मल टाइम है कि आधी ज़िंदगी हम घर में बिताते हैं, आधी ज़िंदगी घर से बाहर बिताते हैं। तो अब जो आधी ज़िंदगी घर से बाहर बिता रहे हैं वहाँ पे इन सारे क्वेश्चन का बहुत यूज़ होता है। भाई IQ का यूज़ तो आप पढ़ाई लिखाई कमाने में तो बात करते हो कि अच्छा है तो हम उसमें काम कर लेंगे, या
नौकरी कर रहे हैं, उसके हिसाब से बिजनेस कर रहे हैं, IQ अच्छा है, लेकिन उन चीज़ों का भी होता है। रिलेशन कैसे मेंटेन करेंगे, बिजनेस कर रहे हैं तो रिलेशन तो बहुत ज़रूरी होता है, मेंटेन करने पड़ते हैं, वहाँ पे IQ भी आता है, इमोशनल अटैचमेंट। आजकल जितनी मार्केटिंग होती है इमोशनल क्वेश्चन को लेकर के हो रही है, इमोशनली आपको एक अटैचमेंट देने का प्रयास करते हैं, आपसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। अगर वो नहीं है किसी के अंदर, बहुत रूड हो जाएगा, आप उसका सामान बेचते रहो, नहीं खरीदेगा, वो अपने टसन में रहेगा, नहीं बात सुनेगा आपकी। अगर IQ अच्छा है तो हो सकता है आप जरा सा फुसलाएं, वो ले ले, वो खराब सामान भी आप खरीद ले। तो ये सब चीज़ें होती हैं, इमोशनल क्वेश्चन का बहुत बड़ा रोल होता है। अब अगला होता है IQ, जो आपके बारे जनरली सबको मालूम होता है। उसके बाद आता है हमारा AQ होता है एडवर्सिटी क्वेश्चन। इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, और ख़ासतौर से अर्ली एज में तो बहुत ज़्यादा। अर्ली एज से तो आजकल के टाइम में तो हर एज में अपना एक इम्पॉर्टेंट है, या कह लीजिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। AQ का मतलब, एडवर्सिटी क्वेश्चन का मतलब होता है फाइट बैक करने की कंडीशन क्या है। अगर आप किसी चीज़ में फेल हो गए हो, और फेल होने के बाद उठ के दोबारा खड़े हो रहे हो कि नहीं, अगर इसका परसेंटेज लो है और कितना लो है, इस पर भी बहुत फर्क पड़ता है। एक नॉर्मल 100 में से 25% को हम लोग 100% मान के चलते हैं। 25% से जितना लो होता चला जाएगा, एडवर्सिटी क्वेश्चन में खतरा बढ़ता चला जाएगा। खतरा मतलब इन द सेंस मैं क्या कह रहा हूँ, डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। यहाँ तक कि अगर बहुत ज़्यादा ही कम है, बच्चा या बड़ा कोई भी होगा, एक अपने लिए बहुत वर्स्ट डिसीजन ले सकता है, जिसको हम सुसाइड बोलते हैं, उस कंडीशन तक भी जा सकता है अगर कम है तो। इसको बहुत जल्दी ज़रूरी होता है देखना। मैंने कई बच्चों में देखा है 17-18 तक भी है तो बच्चों का एकदम चिड़चिड़ापन क्यों होता है, बच्चा जरा सी देर में एकदम चिड़चिड़ा जाता है, परेशान हो जाता है, डिप्रेशन में आने लगता है, नहीं है, या पेरेंट्स से कोई अटैचमेंट निकलता नहीं है, या बच्चे अगर घर में एक से ज़्यादा बच्चे 2 हैं आपस में बैठ रहे, अगर किसी एक को ज़्यादा प्यार कर दिया, दूसरा बच्चा वहीं खड़ा हो जाता है कि नहीं, हमको प्यार नहीं कर रहे हो आप, उसी को केवल प्यार करते हो। ये उसी क्वेश्चन के कारण होता है। अगर क्वेश्चन बढ़िया है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ठीक है। अगर वो फेल भी हो गया तो यार ठीक है यार, अगले साल फिर एक और ट्राई करते हैं, वो कह करके छोड़ देगा। लेकिन जिसका क्वेश्चन कम होगा, और ये बहुत फर्क पड़ता है, अगर इसके बारे में जानकारी लेना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे इतने सेंसिटिव होते चले जा रहे हैं और हम लोग इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते कि ऐसी कंडीशन आएगी या नहीं आएगी। अगर हम सोच रहे हैं बच्चा हल्का सा स्किल लाए, बाकी पढ़ने में बढ़िया है, लेकिन वो डिसीजन अचानक कभी भी होते हैं, वो डिसीजन के बाद, और वो वही एडवर्सिटी क्वेश्चन कम होने के कारण वो उतनी वर्स्ट कंडीशन में जा सकता है। नहीं तो एंजाइटी और डिप्रेशन तो बहुत कॉमन हो गए, और बहुत लोग इन चीज़ों में फर्क ही नहीं पड़ता है, कोई भी टेंशन आई हंस के खेल के निकाल लेते हैं। तो उनका अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है। और चैलेंज को खेलना, एडवर्सिटी क्वेश्चन जिसका अच्छा है वो बड़े आराम से खेल ले आता है, और हम लोग इसकी काउंसलिंग करते हैं तो हमें पता है कि अपनी लाइफ में कैसे चलने वाला है। वो ज़्यादा टेंशन नहीं लेता है, काम हुआ नहीं हुआ तो नेक्स्ट ट्राई, बड़े आराम से आगे बढ़ जाता है। लेकिन बाकी जो गिव अप करने की कंडीशन होती है, बहुत सारे लोग होते हैं प्रयास करते हैं, अगर 10 सीढ़ी चढ़नी है तो हो सकता है 1 सीढ़ी पे गिर जाए, हो सकता है 2 सीढ़ी पे गिर जाए, हो सकता है 5 सीढ़ी पे गिर जाए, हो सकता है 8, हो सकता है 9 सीढ़ी पे गिर जाए, 10 तक प्रयास ही नहीं कर पा रहे हैं। तो एडवर्सिटी जितना कम होगा, ये सीढ़ियाँ उतनी कम के पहले ही गिर जाएगा आदमी। तो ये चीज़ों को देखना समझना बहुत, इसलिए AQ का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है। लास्ट में आता है हमारा CQ, क्रिएटिव क्वेश्चन उन चीज़ों से है जो क्रिएटिव माइंड को डिनोट करता है। आपका क्रिएटिविटी कैसी है, क्रिएटिव का मतलब नए नए आइडियाज़ कैसे आ रहे हैं। आप देख लीजिए, जितने आजकल सिविल्स की बात कर लीजिए, सिविल इंजीनियर्स की बात कर लीजिए, नए नए डिज़ाइन करके बनाते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर की बात कर लीजिए, या आप बॉलीवुड की बात करें, हॉलीवुड की बात करें, एनिमेशंस का यूज़ करते हैं। तो एनिमेशंस वो क्रिएटिव माइंड्स का है। उन चीज़ों को जो हम आज सोच के बना रहे हैं, वो कभी कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते, उन चीज़ों को भी सोच के बना पा रहे हैं। एक कवि जब अपनी कविताएं लिखता है तो वो उन गहराइयों में जाके लिखता है, वो क्रिएटिव क्वेश्चन है। जितना जिसका क्रिएटिव क्वेश्चन अच्छा होगा, वो उसकी चीज़ें उतनी डीपली, उतनी अच्छी और बहुत फ्यूचर विजन होंगी। आप बड़े एंटरप्रेन्योर को उठा के देख लीजिए, उसका क्रिएटिव माइंड अच्छा होगा तभी वो बड़ा एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर का मतलब है उसने चीज़ें अपने खुद से डिज़ाइन की है, नई सोच के नई चीज़ें। जितने नए इन्वेंटर हैं वो उसी क्रिएटिव माइंड के हैं। नई चीज़ें बनाने में वो रिपीटेड नहीं उनको समझ में आता, वो नई चीज़ें खोज कर रहे हैं। तो क्रिएटिव माइंड होगा तो कर ले जाएंगे, क्रिएटिव माइंड नहीं होगा तो हम लोग नॉर्मल तरीके से चलेंगे। तो वो यही क्वेश्चन की अपनी एक काबिलियत है, या कह लीजिए कि ज़रूरी है हमें जानना कि हाँ है, क्योंकि पेरेंट्स मौका ही नहीं देते ना। अगर बच्चा हमारा कुछ नया करने का प्रयास भी कर रहा है, नहीं ये होता ही नहीं, हमारे यहाँ होता ही नहीं, हमारे कल्चर में ही नहीं है, तुम कैसे कर रहे हो, नहीं भाई उसको बढ़ने का मौका तो दीजिए, उसको रिपीट वाली चीज़ों से बाहर निकलने दीजिए। अगर वो प्रयास कर रहा है तो हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं। हमको लगता है नहीं वो करेगा तो गिर पड़ेगा, नहीं उसका मन है, हो सकता है 1 बार गिरेगा, 10 बार गिरेगा, 50 बार गिरेगा, लेकिन हो सकता है किसी एक मुकाम पे पहुँच कर सक्सेस हो जाए।
ये तो आपने बहुत बढ़िया चीज़ें बताई। अगर हमें पहले ही पता चल जाता है अपने अर्ली फेजेस में, तो हम अपने बिजनेस को काफ़ी ग्रो कर सकते हैं, या स्टडीज़ में बच्चा बहुत अच्छे तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है अगर ये सारी चीज़ें पहले ही पता रहती हैं। मेन चीज़ है पेरेंट्स के लिए, अगर उनको पता है अपने बच्चे में ये प्रॉब्लम्स है, या ये प्रॉब्लम नहीं इन द सेंस वो चीज़ क्वेश्चन वो स्ट्रांग है या वीक है, तो वो उस हिसाब से उसकी पेरेंटिंग कर सकता है। इसी में एक चीज़ आती है, हमारा एक एक्वायरिंग मेथड का होता है, इसी में चीज़ आती है। एक्वायरिंग मेथड का मतलब होता है कि एक तो हमने लर्निंग पैटर्न सीखा, लर्निंग पैटर्न में आता है कि आप स्टडी की बात करें तो पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, ऑडिटरी, विजुअल, काइनेस्थेटिक मोड में, तो सीखने की बात होगी। एक्वायरिंग मेथड का मतलब होता है सोसाइटी से हम चारों तरफ से कैसे सीख रहे हैं, ये तो हमारी स्टडी की बात होगी कि एक स्टडी फील्ड में हम कैसे पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं या चीज़ों को लर्न करने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम आते हैं एक्वायरिंग मेथड में, तो जो हम सोशल, हमने बोला ना एक इंट्रापर्सनल, वो तो इंट्रापर्सनल की बात होगी। इंटरपर्सनल की बात करते हैं जहाँ पे हम सोसाइटी के बीच में है और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं लगातार। आप जिस माहौल में ढलेंगे या जिस माहौल में रुकेंगे, उस माहौल के हिसाब से ही अपने आप को चेंज कर लेंगे, और ये हमारा एक नेचर है। आप जहाँ जिस फील्ड में पहुँच जाएंगे उसके हिसाब से ही आप अपने आप को ढाल लेंगे, और वो ढालेंगे किस मेथड के हिसाब से, वो होता है एक्वायरिंग मेथड। एक्वायरिंग मेथड में हमारे पास सबसे पहला आता है सेल्फ कॉग्निटिव। सेल्फ कॉग्निटिव क्या होता है, जिसमें कि आप खुद से करके सीखते हैं, टेस्ट एंड ट्रायल जिसको बोलते हैं। हमको पता है कि शायद सामने गड्ढा है, लेकिन एक बार गड्ढे में कूद के देखें लगता कैसा है, ठीक है। ऐसा होता है, बहुत लोगों में होता है। और या कह लीजिए कि जितने भी जो इन्वेंटर हैं उन्होंने यही किया, वो सेल्फ कॉग्निटिव माइंड के थे। उन्होंने खुद करके प्रयास किया, वो किसी स्टडी को लेकर के नहीं काम कर रहे हैं, किसी चीज़ को कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो अपने ही स्टडी को क्रिएट करके अपने लिए काम कर रहे हैं। सेल्फ कॉग्निटिव वो हैं जो खुद करके सीखते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। हमें पता है कि हो सकता है किसी चीज़ से फ़ायदा हो, किसी चीज़ से नुकसान हो, लेकिन वो करके देखने में क्या जाता है, करके देखेंगे अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं छोड़ देंगे। तो सेल्फ कॉग्निटिव वाले कैंडिडेट ऐसे ही होते हैं। दूसरा आता है अफेक्टिव मेथड। अफेक्टिव मेथड वो होता है कि दूसरों को देख करके सीखना। ज़्यादातर लोग इसमें अच्छे हो जाते हैं, या कह लीजिए ये जो चीज़ें होती हैं सेफ एंड सिक्योर साइड वाले होती हैं। अफेक्टिव मेथड ज़्यादा लोगों का निकल के आता है जो दूसरों को देख करके काम करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, या कह लीजिए कि ऐसा हो तो संभावनाएं हमारी करियर में आगे बढ़ने की, या करियर के किसी भी करियर हो, वो चाहे बिजनेस के फील्ड में हो या नौकरी के केस में हो, तो आपके ग्रो करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, पॉजिटिवली बढ़ जाती हैं। वो क्यों होता है? कॉपी पेस्ट। अगर एक आदमी सक्सेस है, उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, उसके जैसा कॉपी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली है कि वो कहीं ना कहीं तो आपको लेके जाएगा ही। और ये चीज़ें बिजनेस में बहुत बोली जाती हैं। यहाँ पे बिजनेस के टर्म की चीज़ यूज़ करता हूँ कि अगर आपको 1000पति बनना है, जो 1000 कमाते हैं उनके बीच में पहुँच जाइए। आपको लखपति बनना है, लखपतियों के बीच में जाके बैठ जाइए। आप करोड़पति बनना है, करोड़पतियों के बीच में जाके बैठ जाइए। आप वैसे ही बन जाएंगे, बशर्ते वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी। तो अफेक्टिव माइंड इसलिए अच्छा है क्योंकि आप कॉपी पेस्ट करना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और ये चीज़ें बहुत अच्छी काम करती हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ कॉपी पेस्ट करिए और आप ग्रो कर जाएंगे। सेल्फ कॉग्निटिव माइंड अगर बीच में नहीं आया तो, क्योंकि सेल्फ कॉग्निटिव माइंड आया तो आप हो सकता है कॉपी पेस्ट करते हैं कहीं रुक जाएं, और फिर अपना दिमाग लगा के चीज़ें हो सकता है अपने लिए ख़राब करने, हो सकता है अच्छी हो जाए, लेकिन क्या होता है कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो फिर एज इट इज़ करते रहिए तो अपने आप ग्रो हो जाएंगे। एक स्टेप है ना, एक स्टेप के पीछे एक स्टेप, किसी का पाँव रखा उसी के पाँव का, तो पता है कि यार गड्ढा नहीं गिरे, मतलब कि वहाँ कोई निकला है तो हम भी निकल जाएंगे, तो सेफ एंड सिक्योर होता है, बहुत बढ़िया होता है अगर ऐसे माइंड को। ज़्यादातर लोगों के माइंड ऐसे ही होते हैं। तीसरा आता है हमारे पास रिवर्स थिंकर। ये बहुत कम लोगों में होता है, ये साइंटिस्ट माइंड जैसे लोगों में होता है जो उल्टा सोचते हैं। न्यूटन, उन्होंने वही एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने फल नीचे गिरते हुए देखा। देख तो सभी रहे थे, लेकिन उसके पीछे लॉजिक नहीं ढूंढने का प्रयास किया। उन्होंने सोचा यार नीचे क्यों गिर रहा है, और उन्होंने वो चीज़ सोची, और आज हमारे पास पूरी साइंस पूरा चेंज हो चुका है। साइंस पूरी बदल गई उस केवल एक सोच के नज़रिए से। वो रिवर्स थिंकर होते हैं। बहुत कम परसेंटेज आता है हमारा इसमें निकल करके, बहुत कम लोग हमें ऐसे देखने को मिलते हैं जो रिवर्स थिंकर होते हैं, वो भी बहुत कम परसेंटेज में। हमें अभी तक ऐसा कोई जनरली हमने ऐसे किसी लिए लोगों का टेस्ट नहीं कर पाया है जिनका हमको रिवर्स थिंकर में बहुत ज़्यादा परसेंटेज देखने को मिला हो। शायद जो हमारे साइंटिस्ट हैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, उन लोगों का करें तो शायद हमको वो चीज़ देखने को मिल जाए, लेकिन वो चीज़ें हमेशा उन्हीं लोगों में है जो उल्टा सोचते हैं, उस भीड़ में नहीं चलते। वो भीड़ ये उल्टा चलते, भीड़ अगर इस तरफ जा रही है तो वो उस तरफ जाके देखेंगे यार इस तरफ सब लोग क्यों जा रहे हैं, उस तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं, हम उधर जाके देखते हैं। तो ये वो लोग हैं रिवर्स थिंकर, उल्टे दिमाग के, ठीक है। इसी तरह हमारे पास चौथा होता है रिफ्लेक्टिव माइंड। रिफ्लेक्टिव वाली कंडीशन एक वो कंडीशन है, रामायण में आपको शायद कैरेक्टर याद हो हनुमान जी का,
हनुमान जी के पास बहुत पावर थी, लेकिन उन पावर्स का यूज़ कर पाने के लिए उनको साफ मिला था कि वो पावर का यूज़ नहीं कर पाएंगे। जब उनको कोई याद दिलाएगा तभी उसका वो यूज़ कर पाएंगे। तो जामवंत जी थे, जब उन्होंने लंका समुद्र को पार करना था, लंका जाना था, तो उन्होंने याद दिलाया था जामवंत जी ने कि आपके पास इतनी शक्ति है कि समुद्र को क्या आप ऐसे कई समुद्र एक सांस में पार कर सकते हो, एक छलांग में पार कर सकते हो। तब वो चीज़ उनको रियलाइज़ हुई कि यार आई कैन डू। वो फिर छलांग मारी उन्होंने और सीधे लंका में। तो कहने का मतलब है वो होते हैं हमारे रिफ्लेक्टिव माइंड का, मतलब कि कैपेसिटी तो है लेकिन याद दिलाने की जरूरत पड़ती है बार बार। इसी मोटिवेशनल स्पीकर जो हमारे पास हैं वो ज़्यादातर ऐसे ही लोगों के लिए हेल्पफुल है। आलसी लोगों के लिए तो कोई भी हेल्पफुल नहीं है ये बात फैक्ट है। लेकिन अगर आप माइंड सेट की बात करें तो रिफ्लेक्टिव माइंड वालों को याद दिलाने की जरूरत पड़ती है कि नहीं, यू कैन डू। और बार बार वो चीज़ों से करने से क्या होता है कि वो चीज़ें कैपेसिटी को याद दिलाने से कभी कभी जंग लग जाती है, तो उस जंग को साफ करने में हेल्पफुल होता है। और रिफ्लेक्टिव माइंड वाले होते हैं तो 10-20% अगर मोड में चले जाते हैं जब उनकी मोटिवेशन, हाँ वो धीरे धीरे वो क्या होता है फुलझड़ी जैसा है ना, अभी आग लगाइए थोड़ी देर चलेंगे फिर रुक जाएंगे, फिर थोड़ी देर आग लगाइए फिर चलेंगे। तो वो चीज़ें होती हैं, वो करना पड़ता है। तो ये परसेंटेज भी लोगों के निकल के आते हैं। तो इसी मतलब ये सब चीज़ें, ये जानकारी है, ये जानकारी अगर हमें मिल जाती है तो हमें पता है कि कैसे करना है। अगर बार बार मोटिवेशन की जरूरत है तो मोटिवेशन लीजिए, और नहीं जरूरत है तो फिर जब हम ले क्यों रहे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम उससे कुछ होने वाला है नहीं। और हमारी कुछ टेस्ट के माध्यम से पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर के बारे में पता चलता है। पर्सनैलिटी और बिहेवियर बात करें तो पर्सनैलिटी एक फिजिकली होती है जिसमें कि हम जिम में जाकर बहुत अच्छी बॉडी बना लेते हैं, पर्सनैलिटी यार ये फिजिकली है। इंटरनली हम माइंड की बात कर रहे हैं, माइंड की पर्सनैलिटी कैसी है, हम लोगों के बीच में कैसे उठ बैठ रहे हैं, कैसे बातचीत कर रहे हैं, अपने लिए आप कैसे हो। बिल्कुल है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अपने सेल्फ के लिए होता है। और वही सेल्फ को हम थोड़ा सा इनर फॉर्म में भी लेके जाते हैं। सोसाइटी के बीच में जब जाएंगे तो कैसे आपका पहनावा कैसा होना चाहिए, आप कैसे उठने बैठने में कैसे आप अपने आप को चलें। लोगों की कभी चलने की अलग ही स्टाइल होती है, बैठने हैं तो बैठने का पोस्चर कुछ होता है, ठीक है ना। हम जैसे घर में बैठे हैं वैसे हम बाहर नहीं बैठ सकते। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये डिपेंड करती है। तो एक होती है प्राइमरी पर्सनैलिटी, एक होती है सेकेंडरी पर्सनैलिटी। प्राइमरी पर्सनैलिटी होती है केवल अपने लिए, जिसको हम लोग इंट्रापर्सनैलिटी बोलते हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स बोलते हैं। और सेकेंडरी होती है इंटरपर्सनल स्किल्स, जो हम सोसाइटी के बीच में जा करके अपनी पर्सनैलिटी को शो करते हैं। अगर दोनों सेम हैं तो जैसे आप घर में भी हैं वैसे बाहर भी हैं, सेम। लेकिन अगर दोनों पर्सनैलिटी में अंतर है, जो कि हो जाता है कभी कई बार होता है, या कह लीजिए 90% लोगों में अलग ही अलग होता है। तो प्राइमरी पर्सनैलिटी, अब इसमें भी 4 कैटेगरी में पर्सनैलिटी निकल के आती है। हमारी पहली है डव। डव नेचर का मतलब होता है स्टडी मोड। स्टडी, और डव एक पक्षी का नाम है जो बहुत ध्यान मुद्रा में बैठता है लेकिन नज़र चारों तरफ रखता है, बहुत शांत होता है। और वही नेचर होता है डव वालों का, स्टडी नेचर होता है। ऐसे लोग बहुत सीधे साधे माने जाते हैं, होते भी हैं। वो उसमें खास बात होती है वो हर जगह अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। आप जैसे भी हो उसके साथ बैठ उठेंगे तो उसके जैसे हो जाएंगे, किसी और के साथ उसका, तो उनके रिलेशन भी अच्छे बने रहते हैं। वो स्टडी मोड के होते हैं। और उसके बाद सेकेंडरी हमारा आता है ईगल, डोमिनेंट पर्सनैलिटी। डोमिनेंट पर्सनैलिटी कैसी होती है, डोमिनेंट करके रहना, किसी को दबा के रखना। उनका नेचर होता है बॉसी नेचर होता है। मेरा खुद का भी डोमिनेंट नेचर है, मैं भी किसी की नहीं सुनता, आदत बड़ी खराब है। तो कहने का मतलब है ईगल नेचर होता है। मैंने कभी जॉब नहीं की, मैंने बिजनेस किया। जॉब मालिकों की सुननी पड़ती है, या कह लीजिए जो एम्प्लॉयर है उसकी सुननी पड़ती है, गालियाँ भी खानी पड़ती हैं। तो कहने वो आदत में नहीं है, मैंने कभी जॉब नहीं किया। तो वो जो चीज़ें हैं वो नेचर वाइज अलग अलग कैटेगरी है। तो डोमिनेंट नेचर अच्छा भी है बुरा भी है। कई जगह आप शायद सुन ना पाए तो अपने लिए शायद कुछ गलत भी कर लें। तो सोसाइटी के बीच में कैसे हैं, घर के बीच में। अगर आपकी प्राइमरी है तो घर में हो सकता है आप उथल पुथल मचाएं। अगर आपकी सोसाइटी के बीच में वही पर्सनैलिटी है तो आप सोसाइटी में जा करके किसी की नहीं सुनेंगे, लोगों के बीच में काम नहीं कर पाएंगे, टीम वर्क नहीं कर पाएंगे। तो डोमिनेंट अच्छा भी है, बॉसी नेचर है तो आप अगर आप खुद में एम्प्लॉयर हैं तो एम्प्लॉय से काम करा सकते हैं, घर में दबदबा बना के रख सकते हैं। तो ये पर्सनैलिटी का अपना एक स्टेटस है और लोगों की होती है, ठीक है। इसके अलावा तीसरी आती है कंप्लाइंट नेचर। कंप्लाइंट नेचर होता है आउल। आउल
बेसिकली क्या है, वो भी शांत रहता है लेकिन बहुत एनालिटिकल होता है, वो बहुत सोचता विचारता है। बहुत सारे देखा होगा डिसीजन नहीं ले पाते हैं, बहुत सोच विचार करते हैं, यार होगा कि नहीं होगा, ऐसा कर पाएंगे कि नहीं ऐसा कर पाएंगे। बहुत सारी जगहों पे वो फालतू का दिमाग भी लगाता है, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ पे भी दिमाग लगाता है, इसलिए वो आउल नेचर में कहा जाता है। ठीक है, तो कंप्लायंट नेचर में डिसीजन मेकर नहीं हो पाता आदमी, तो वो कहीं कहीं जगह तो अच्छी बात है, कहीं कहीं जगह थोड़ा सा निगेटिव हो जाता है उसके अपने लिए। तो ऐसे पर्सनैलिटी भी होती है। चौथी पर्सनैलिटी हमारी आती है इन्फ्लुएंस नेचर, पीकॉक नेचर बोला जाता है। ये इन्फ्लुएंस का मतलब होता है किसी को अट्रैक्ट कर लेना अपने शब्दों से, अपनी बातों से, अपनी एक्टिविटी से। हाँ बिल्कुल है। और प्रचलन क्या कहेंगे, ये तो मार्केटिंग का एक कह लीजिए सबसे बड़ी बात तो मार्केटिंग होती है। मार्केटिंग सेल्स में यही चीज़ों का यूज़ होता है। तो उसमें वही लोग सक्सेस हैं जो इस नेचर के हैं, आपसे मीठी मीठी बात करके, आपके अकॉर्डिंग आपकी बातें, अपनी बातें समझा करके वो आपसे मतलब पूरा करवा लेंगे। तो ये बिल्कुल नेचर अच्छा है ये, और यही नेचर वाले ही सेल्स और मार्केटिंग में बड़ा अच्छा काम कर लेते हैं। बाकी अब आप अगर डोमिनेंट नेचर होगा उसको मैनेजर बनाइए, बहुत अच्छा काम करेगा। कंप्लायंट नेचर ऐसी जगह रखिए जहाँ पर मतलब अकाउंट में है ना, क्या फ़ायदा क्या नुकसान वो देखेगा, वो बहुत कम मतलब एनालिसिस करेगा इन चीज़ों। तो ये पर्सनैलिटी है, इन पर्सनैलिटी के हिसाब से भी जॉब बिजनेस अगर आपने चूज़ किया है तो आप उस जगह पर बढ़िया काम कर पाएंगे, नहीं तो फिर फंसे रह जाएंगे उन चीज़ों में। सक्सेस देखिए टाइम लैग बहुत मैटर करता है। मैं अभी मतलब एक छोटा प्रैक्टिकल करेंगे और टाइम की बात करेंगे। और टाइम किसी चीज़ में कितना लग रहा है, टाइम अगर आपने 1 साल लगाया, 2 साल लगाया, 4 साल लगाया किसी चीज़ में, तो वो टाइम एक ही काम को करने में अगर आपने ज़्यादा समय दे दिया तो बचा हुआ टाइम, जो काम कम समय में हो सकता था, बचे हुए टाइम का यूज़ कहीं और कर सकते थे। वो टाइम मेरे लिए ख़राब हो गया अगर हमने ज़्यादा टाइम ले लिया तो। जानकारी सही है, हो सकता है ज़्यादा नहीं थोड़ा कम ले लें तो वो भी अच्छा है। ऑडियंस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, दर्शकों के लिए, आपके दर्शकों के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके अपने बच्चों का या अपना खुद का भी करियर आप गोल ओरिएंटेड बना सकते हैं। और बहुत ज़रूरी है, डिस्प्ले में हो रहे नंबर को आप कॉल कर सकते हैं, कॉल करके पता जानने का प्रयास तो कर ही सकते हैं ना, करवाएं ना करवाएं, हम आप तक पहुँचे, आप हमारे तक पहुँचे, वो बात की बात है। लेकिन कम से कम कम्युनिकेट कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ हैं, इस टेक्नोलॉजी के अलावा बिजनेस में भी कई सारे आइडियाज़ हैं जिनको हम लोग ग्रो कराने का हेल्प करते हैं, कैसे काम करना है। मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, बच्चों में जो कुछ मान लीजिए परसेंटेज कहीं डाउन है किसी चीज़ का, तो हम लोग उसको इम्प्रूव कराने के लिए कुछ एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं। एक छोटा सा मैं आपको एक प्रैक्टिकल कराना चाहूँगा। आप अपना हाथ ऐसे करिए, इसको क्लॉकवाइज घुमाइए, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, लेफ्ट हैंड। अब हम दोनों को एक साथ घुमाएंगे, लेफ्ट और राइट, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, ऐसे करके। देखिए नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है, वो नहीं हो रहा है क्योंकि क्या होता है कि हमारा माइंड बैलेंस नहीं है। ठीक है, ये एक्सरसाइज है छोटी छोटी, मैं कई एक्सरसाइज मेरा तो प्रैक्टिस हो चुका है करते करते, और मैंने इसको भी ज़्यादा टाइम नहीं लिया था, मुश्किल से मैंने 5-6 अटेम्प्ट में मैंने करना सीख लिया था कुछ मिनटों में। और कई लोगों को कई दिन लग जाते हैं, शायद डेली 1-आध मिनट 1-2 मिनट करते, कई लोग छोड़ देते हैं, हटाओ या नहीं हो रहा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो रहा। इसमें क्या होता है, हमारा लेफ्ट और राइट माइंड का कोऑर्डिनेशन अगर बैलेंस होगा तो आप इजीली कर पाएंगे, नहीं बैलेंस होगा तो शायद नहीं कर पाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, कर तो लेंगे, टाइम लगेगा। इसी तरह मैं दोनों हाथों से लिख लेता हूँ, एक समय पर अलग अलग चीज़ें नहीं लिख पाता हूँ, लेकिन प्रयास करता हूँ कि मैं लिख लूँ एक समय पर एक ही चीज़, मैं दोनों हाथों से लिख लेता हूँ। मैंने इसकी प्रैक्टिस की हुई है। तो ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं, उस एक्सरसाइज के माध्यम से आप ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं उनकी स्पीड बढ़ा सकते हो, कोऑर्डिनेशन अच्छा कर सकते हो अपने बॉडी और ब्रेन। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो, ये तो एक्टिविटी हो गई, हम लोग क्या क्या एक्टिविटी कराते हैं। ऐसे अब अगर हम हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हमको बहुत सारी चीज़ें कराएंगे करियर से रिलेटेड, या कह लीजिए कि बच्चों को एक गोल ओरिएंटेड बनाने के लिए जो प्रयास हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। थैंक यू। तो आप लोग को अगर लग रहा है आपका बच्चा अगर सही डायरेक्शन में नहीं है या फिर फ्रस्ट्रेटेड है, कंसल्ट करिए इन दिए गए नंबरों पे।